बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज के प्रोग्राम में हम ख़ुसूसी तौर पर बात करने वाले हैं बच्चों के दिल के अमराज के हवाले से। बच्चों और दिल के अमराज जब जिक्र किया जाता है ना, तो ये बड़ी एक्सट्रीम सी हार्ट अटैक का हो जाना, दिल में सुराख का होना, फिर हार्ट फेलियर का हो जाना, फिर बच्चों में दिल की जो साख्त या हैयत है वो तब्दील हो जाना, ये पैदाइशी तौर पर भी होता है। और इसके अलावा बच्चों में जो दिल के अमराज होते हैं कितने सेंसिटिव हैं, पाकिस्तान में उनका इलाज किस तरह से किया जाता है। और जब बात आती है बच्चों की, तो फिर लाहौर में चिल्ड्रन हस्पताल जो है उसका नाम सबसे आगे जो है वो समझा जाता है। सीएम साहिबा की खुसूसी काविशों से यहाँ पर बच्चों की हार्ट सर्जरी के लिए खुसूसी प्रोग्राम भी शुरू किया गया। अब उससे कबल क्या तरीक़ेकार चिल्ड्रन हॉस्पिटल में फॉलो किया जा रहा था और अब क्या बेहतरी लेकर आई गई है। एक लंबी कतार होती है इंतज़ार की, अब उसको किस तरह से, क्योंकि ना सिर्फ लाहौर से बल्कि दूर दराज शहरों से भी लोग अपने बच्चों को लेकर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर माहिरीन हैं, तमाम बड़े डॉक्टर हैं और यहाँ पर तमाम सहूलियात दी जाती हैं। तो किस तरह से मरीज़ों को फैसिलिटेट किया जाता है। एंड यस, आज के प्रोग्राम का मकसद क्या है? प्रिवेंशन। कुछ चीज़ें जिनको आप इग्नोर करते चले जाते हैं और जब पता चलता है तब सिचुएशन जो है वो ज़्यादा एक्सट्रीम हो चुकी होती है। कुछ ख़तरे की अलामात आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मैं अपने मेहमान का तारुफ कराना चाहूँगी। जी, फोकल पर्सन है चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम और पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मसूद सादिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ आगाज़ कर लेते हैं। बच्चों में हार्ट प्रॉब्लम बड़ा वो एक मुख्तलिफ सा लगता है, क्योंकि ये तो समझी जाती है दिल की बीमारी बड़ों को होगी, एक स्पेसिफिक एज में जाके होती थी। खैर अब तो यंग एज में भी नौजवानों को दिल के अमराज हो रहे हैं, बट बच्चों में ये बहुत रेयर होता है। देखें, वाकई अजीब लगता है क्योंकि जब आप बच्चों में दिल की बीमारी की बात करते हैं तो हिस्टोरिकली लेकिन ये फ़र्क है वाकई। मतलब एक बड़ों के दिल का जो माहिर डॉक्टर है वो बच्चों के दिल के माहिर डॉक्टर से फ़र्क है। अच्छा। अगर आप बच्चों के दिल के डॉक्टर हैं तो आप पहले चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनते हैं, उसके बाद आप बच्चों के दिल के माहिर बनते हैं। जो बच्चों की दिल की बीमारियां हैं ये आम तौर पर 2-3 तरह से होती हैं। एक जिनको हम पैदाइशी नुक्स कहते हैं कि बच्चा दिल की बीमारी के साथ पैदा हुआ। अच्छा। और ये नॉर्मली 2-3 तरह से होता है कि बच्चे के दिल में सुराख है, बच्चे के दिल के वाल्व ख़राब हैं, बच्चे के दिल की शरियानें उल्टी लगी हुई हैं, या बच्चे का दिल मुकम्मल नहीं बना, आधा रह गया, या आप कह लें कि उसमें एक से ज़्यादा नुक्स पैदा हुए। दूसरी जो तरह की बीमारियां होती हैं वो जेनेटिक हैं। और वो जहाँ पे नस्ल दर नस्ल हम आपस में शादियाँ करते हैं तो बेशुमार ऐसी दिल की बीमारियां हैं जो जेनेटिकली डिटर्मिन्ड हैं, और वो जीन्स में जब आती हैं तो वो बच्चे में पैदाइश पे भी ज़ाहिर हो सकती हैं और बाज़ दफ़ा तो लेट ज़ाहिर होती हैं, साल की उम्र पे, या 2 साल या 6 साल, या इवन बाज़ दफ़ा आपने सुना होगा कि एक बच्चा स्कूल में खेलता हुआ एकदम से गिर गया और खुदा न खास्ता उसकी मौत वाक़या होगी और आपको पता चलता है कि उसको पैदाइशी तौर पर दिल की का नुक्स था, और ये जनरली जेनेटिक होती है। लेकिन इसके अलावा भी एक्चुअली एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ होती है। एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ 2 तरह से होती है। एक जिसको आपने सुना होगा गैंठिए का बुखार, कि एक बच्चे का गला ख़राब हुआ, ये 5 से 15 साल की उम्र के दरमियान होती है। और अगर गला ख़राब प्रॉपर इन टाइम ट्रीट नहीं हुआ तो वो फिर उसके ख़िलाफ़ जो बॉडी रिएक्ट करती है उसका इफ़ेक्ट हार्ट के ऊपर होता है, जिससे आपके हार्ट के वेल्व डैमेज होते हैं। इसको हम रोमैटिक फ़ीवर या रोमैटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं, और ये ख़ास तौर पर लोअर सोशल क्लास को हिट करती है बदकिस्मती से। और एक और चीज़ होती है जिसको आप बच्चों का हार्ट अटैक कह लें, जिसको हम मायोकार्डाइटिस कहते हैं, कि अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हुई, आप पेट ख़राब हुआ, गला ख़राब हुआ, और जो वायरस था उसने जाके हार्ट को हिट किया और एकदम से आपके हार्ट के मसल्स काम करना छोड़ देते हैं, तो जिससे ऑब्वियसली फिर आपको हार्ट फेलियर में चले जाते हैं, खुदा न खास्ता उससे बच्चे की मौत भी हो सकती है। डॉक्टर साहब, आपने एक बड़ी खौफनाक इंकशाफ किया और मैं इससे परेशान भी हूँ। हमें तो फिर कज़न मैरिज की हौसला शिकनी करनी होगी अगर ये इसी तरह जीन्स में ट्रैवल करता है और आपस में कज़न मैरिज की वजह से ये देखिए, ऑब्वियसली हम अब तो ये मेडिकल साइंस में ये बात बिल्कुल खुल के सामने आ चुकी है कि बहुत सारी बीमारियाँ, सिर्फ हार्ट की बीमारियाँ ऐसी नहीं हैं, जिगर की बीमारियाँ हैं, गुर्दों की बीमारियाँ हैं, दिमाग की बीमारियाँ हैं जो जेनेटिकली डिटर्मिन्ड होती हैं और उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसमें ना कज़न मैरिज से ज़्यादा नस्ल दर नस्ल मैरिज का ज़्यादा रोल है, कि पेरेंट्स भी फर्स्ट कज़न थे, उनके पेरेंट्स भी फर्स्ट कज़न से, नस्ल दर नस्ल आपस में ही शादियाँ करते गए, तो वहाँ पे इसका रिस्क सिग्निफिकेंटली एनहांस हो जाता है। क्योंकि कुछ फैमिलीज़ में तो अभी भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि जी अम्मा अब्बा की कज़न थे, शादी हुई, फिर आगे से दोनों कज़नों की, फिर आगे से, और फिर इस तरह के मसाइल जो हैं वो होते हैं।
काबिले इलाज है डॉक्टर साहब, जी, जेनेटिकली अगर हो या पैदाइशी तौर पर बच्चे के साथ अगर देखिए जितने पैदाइशी नुक्स हैं खुशकिस्मती से वो तो सब काबिल इलाज हैं। आपके दिल में सुराख है, वो ऑपरेशन से बंद हो सकता है। आपके दिल का वाल बंद है, वो बगैर ऑपरेशन के एंजियोग्राफी के जरिए, हम उसको वेल्वोप्लास्टी कहते हैं, वो हम बगैर सर्जरी के भी करते हैं। सिमिलरली जो एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ जिसकी मैंने बात की आपसे, रोमैटिक फीवर या रोमैटिक हार्ट डिजीज़, वो वेल्व रिपेयर भी हो जाता है, रिप्लेस भी हो जाता है। और जो मायोकार्डाइटिस जिसकी मैंने बात की कि हार्ट के मसल्स डैमेज हो जाते हैं, वो हम मेडिसिन से ट्रीट करते हैं और 2/3 से ज़्यादा बच्चे उसमें भी मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाते हैं। जेनेटिक डिजीज़ में अभी भी प्रॉब्लम है। कुछ जेनेटिक डिजीज़ हैं जो अगर इन टाइम जिनका पता चल जाए तो आप उनको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी जेनेटिक डिजीज़ अभी भी ऐसी हैं बदकिस्मती से। अगरचे जेनेटिक इंजीनियरिंग पे आपको भी पता है बहुत काम हो रहा है, मेडिकल जेनेटिक्स पे, जिनोमिक्स पे पूरी दुनिया में बहुत काम हो रहा है, हमारे इदारे में भी उस पर काम हो रहा है, लेकिन आई थिंक उसमें अभी कुछ बीमारियां डेफिनेटली ऐसी हैं जिनका इलाज मुमकिन नहीं है। उसमें फिर बचाव इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपकी फैमिली में एक बच्चे को ये हो गया है और आप पेरेंट्स को पता भी चल गया है, तो फिर आप उसके बचाव के लिए बेशुमार ऐसी तरीके हैं जिससे आप उसमें बचाव कर सकते हैं। एक और ख़तरनाक यहाँ पे बात यह है कि पैदाइशी तौर पर अगर एक बच्चे में ये नुक्स है तो बाकी पैदा होने वाले बच्चों में भी चांस होता है डॉक्टर साहब? अगर तो ये जेनेटिक है तो फिर चांस होता है, और उसमें 2-3 तरह की इनहेरिटेंस होती है ना, कि कुछ ऐसी इनहेरिटेंस होती है जिसमें 50% चांस होता है, कुछ में 25% चांस होता है, किसी में इससे भी कम चांस होता है। लेकिन जो वैसे कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ जिसको हम कहते हैं, जिसको हम पैदाइशी नुक्स कहते हैं, उसमें बहुत कम चांस होता है। वो तो 1/1000 है। आप कह लें कि 100 में से एक बच्चा दिल की बीमारी के साथ पैदा होता है, और उसमें फिर बाई चांस ही है। और वैसे बहुत कम है, चूँकि मेरे हज़ारों बच्चे मैं जिनको देखता हूँ, बहुत कम ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा बच्चे को फैमिली में हार्ट प्रॉब्लम हो। खुशकिस्मती से ये उस तरीके से चूँकि जेनेटिक नहीं है और मल्टीफैक्टोरियल है, तो इसमें एक से ज़्यादा बच्चों में नहीं होता। डॉक्टर साहब इसमें क्या होता है, माँ के अंदर कोई न्यूट्रिशनल ऐसी डेफिशिएंसी होती है कि बच्चे के अंदर ये नुक्स आ जाता है? अब ऑब्वियसली हमने फिर यहाँ पे माओं को भी गाइड करना है ना कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन्होंने अपना ख्याल कैसे रखना है, अपना मुआयना कैसे कराना है, ताकि पैदा होने वाला बच्चा सेहतमंद है, उसका दिल सेहतमंद है, ये चीज़ें पता लगाई जा सके। देखिए 90% ऑफ द टाइम्स तो ये बाई चांस होता है। ओके। लेकिन 10% ऐसे, ख़ास तौर पर अगर माँ को शुगर है, अच्छा, जो डायबिटीज़ होती है, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी होती है, वैसे डायबिटीज़ भी होती है, तो अगर माँ को शुगर है तो इस चीज़ का रिस्क बहुत सिग्निफिकेंटली इन्हांस हो जाता है कि उनके बच्चे को दिल की बीमारी हो सकती है अगर वो शुगर कंट्रोल नहीं है प्रॉपर तरीके से। सिमिलरली ये वायरल इन्फेक्शंस होती है ना, आपने देखा होगा हम वैक्सीनेशन करते हैं बच्चों की, उनमें से एक वैक्सीनेशन रुबेला की होती है जी, MMR, जिसको हम मीजल्स मम्प्स एंड रुबेला कहते हैं। अगर माँ की रुबेला की वैक्सीनेशन नहीं हुई और पहले 3 महीने में उसको कंजेनिटल रुबेला हो गया, तो आप सोच नहीं सकते बच्चे में क्या क्या असरात हो सकते हैं। उसके हार्ट में, उसके ब्रेन में, उसके बाकी बॉडी ऑर्गन्स में वो अफेक्ट हो सकते हैं। न्यूट्रिशनल स्टेटस का ओवरऑल बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट ज़रूर होता है, और उसमें ऑब्वियसली हार्ट भी शामिल है कि अगर माँ स्पेसिंग नहीं है, अगर 2 साल से पहले अगला बच्चा आ गया है, या माँ का न्यूट्रिशनल स्टेटस इतना लो था कि उसमें डिफरेंट किस्म की डेफिशिएंसीज थी, तो फिर बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग हार्ट जो कि पोटेंशली बच्चे में हो सकते हैं। अब डॉक्टर साहब हमने कुछ आ रहे हैं उन चीज़ों की तरफ कि हमें निशानियां पता चल सके, कुछ अलामात ऐसी हों, क्योंकि समटाइम आप अलामात को इग्नोर करते चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि पैदा होने वाला बच्चा, अब अगर अच्छे अस्पताल में बच्चा हो वहाँ तो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट प्रॉपर बच्चे का चेकअप कर लेता है, लेकिन अभी भी ट्रेंड है कि लोग छोटे छोटे सेंटर्स में जाके, गायनी सेंटर्स में जाकर बच्चे पैदा करते हैं, और वहाँ पर ये ट्रेंड नहीं होता कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो है वो बच्चे को चेक करे। किन अलामात के साथ अगर आपका बच्चा प्रेजेंट कर रहा है तो उसको पैदाइशी तौर पर कोई दिल का मसला है? देखिए ये एज डिपेंडेंट है, लेकिन आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट तो पैदाइश है। पैदाइश के बाद जो पहला महीना है उसमें अगर बच्चे में क्या अलामात होंगी तो आप सोचेंगे इसको दिल की बीमारी हो सकती है। बच्चे का नीला होना, ख़ास तौर पर होंठ अगर उसके नीले काले होते हैं, या नाखून नीले काले होते हैं, या बच्चा रोते हुए एकदम से आपको लगता है कि उसका रंग बहुत ज़्यादा नीला काला हो गया, तो आपको बच्चे का हार्ट चेक करवाना है। बच्चा सांस तेज़ ले रहा है, आप ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चा देख रहे हैं आप, अक्सर जो है ना वो लोग कह देते हैं जी बच्चों का तो सांस तेज होता है। अच्छा, नॉर्मली तो डॉक्टर साहब ये होता है बच्चे सांस नहीं, तेज नॉर्मली बच्चा थोड़ा बड़ों से थोड़ा सा तेज सांस लेता है, लेकिन अगर उसमें एफर्ट है ना, आपको लग रहा है कि उसकी जो नीचे ये पसलियां ये चल रही हैं, या यहाँ से उसकी घड़ा पड़ रहा है, या उसके नेजल जो नाक के नथने हैं वो थोड़े से फूल रहे हैं, तो वो नॉर्मल नहीं है। और अगर बच्चे का सांस तेज है तो आपको हमेशा दिल के बारे में सोचना है। लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो जब माँ फीड करवा रही है, तो अगर बच्चा छोड़ के दूध पी रहा है, दूध पीते हुए उसको सांस चढ़ रहा है और दूध पीते हुए उसको स्वेटिंग हो रही है,
उसको पसीना आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको एफर्ट लग रही है ना बच्चे की। जी। ये तमाम निशानियां इस चीज़ की हैं कि बच्चा जोर लगा रहा है, तो अगर वो एफर्ट लगा रहा है तो उसमें बहुत चांसेस हैं कि ऐसे बच्चों को दिल की बीमारी होगी। ऑब्वियसली कुछ और बीमारियां भी इसके अलामात के साथ हैं, ऐसे बच्चे का हर सूरत में चेकअप होना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर बच्चा बेहोश होता है, उसको झटके लगते हैं या उसका सांस रुक जाता है, फिर तो ऑब्वियस हो जाता है ना, आप बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन ये कुछ अलामात हैं। और एक और, जो बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा, अगर आपको लगता है कि एक महीना पहले 10 दिन में तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ता, आप नॉर्मली 10 दिन पे बर्थ वेट को गेन करते हैं या दोबारा अचीव करते हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा तो आप जरूर सोचें कि बच्चे को कोई मसला हो सकता है, और ऑब्वियसली उसमें से एक मसला दिल का बीमारी। ठीक हो गया जी। ये अलामात हैं, अगर इनके साथ पैदाइशी तौर पर कोई बच्चा प्रेजेंट कर रहा है तो उसके साथ दिल का मसला हो सकता है। आपको फौरी तौर पर डॉक्टर को चेक कराना है। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर मसूद सादिक हमारे साथ मौजूद हैं और बच्चों में हार्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं। पैदाइशी तौर पर अगर बच्चों में कोई दिल में नुक्स है तो वो किस तरह से प्रेजेंट करता है, उसकी अलामात क्या हैं, वो हमें डॉक्टर साहब ने बता दी हैं। और ये डिस्कस करने का मकसद ये था कि जी माओं को फौरी तौर पर पता होना चाहिए और बच्चे को आपको टाइमली डॉक्टर के पास लेके जाना है ताकि उसका मुआयना करके उसका इलाज जो वो शुरू किया जा सके। डॉक्टर साहब, कुछ बच्चे बड़े हेल्दी पैदा होते हैं और कुछ अलामात उनमें इस तरह से नहीं आती ना, जैसे आप बता रहे हैं कि रंग का नीला हो जाना या फिर बच्चा रोए तो वो सांस उसका बहुत तेज़ी से फूलता है। तो ये चीज़ें अगर बच्चे में प्रेजेंट नहीं हो रही तब भी चांसेस होते हैं कि उसको दिल का कोई मसला हो सकता है। और बहुत सारे बच्चे हैं एक्चुअली जो कि आपको 1 साल की उम्र के बाद या 5 साल की उम्र के बाद पता चलता है कि उनको पैदाइशी नुक्स है। उसमें फिर 3-4 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो वो बच्चे जो अपनी हाइट और वेट प्रॉपर्ली गेन नहीं करते, जिसको हम फेलियर टू थ्राइव मेडिकल की ज़ुबान में कहते हैं। ऐसे बच्चों में हम सोचते हैं बच्चा खेलते हुए गिर पड़ा, बेहोश हो गया, आप उसके बारे में सोचेंगे। कुछ बच्चे हैं वो थोड़ा सा भी चलें तो उनको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर बच्चा सांस चढ़ता है या थक जाता है या बेहोश होता है तो ये ऑब्वियसली अलामात हैं जिससे आप सोचेंगे कि इसको पैदाइशी दिल का नुक्स है। 2 चीज़ें और भी हैं। एक, दिल की धड़कन तेज़ चलना। बाज़ दफ़ा आपको बच्चा कहेगा कि मैं बैठा हुआ था या मैं चल रहा था तो मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। अगर कोई भी बच्चा दिल की धड़कन तेज़ होने की शिकायत करता है, वो भी दिल की बीमारी हो सकती है। एक चीज़ जो नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू मैं कहूँगा कि अगर बहुत सारे बच्चे आपको कहते हैं मेरे छाती में या दिल में दर्द हो रही है, वो बच्चों में बहुत रेयर है और वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स या साइकोलॉजिकल होता है या मस्कुलर होता है या चोट लगने से होता है। वो बड़ों में तो दिल की बीमारी की अलामत है, बच्चों में एक्सट्रीमली रेयर है। आप 1 in 1000 कह लें कि कोई ऐसी बीमारी होगी। अक्सर भागते दौड़ते भी हैं तो शिकायत कर देते हैं कि मुझे दर्द हो रही है, वो एक्चुअली दिल की बीमारी की अलामत नहीं होती। उसमें फिर आप और चीज़ें सोचना शुरू हो जाते हैं। और ऑफ कोर्स अगर बच्चे को झटके लगते हैं या बाज़ दफ़ा बच्चे कॉम्प्लिकेशंस के साथ आ जाते हैं कि सारी ज़िंदगी आपको पता ही नहीं चला बच्चे को दिल की बीमारी थी और खुदा न खास्ता दिल के ऊपर जरासीम चले गए, इन्फेक्शन दिल के ऊपर चली गई, इन्फेक्शन ब्रेन में चली गई या इन्फेक्शन किसी और बॉडी के पार्ट में चली गई और उसके साथ बच्चे प्रेजेंट करते हैं। तो वो भी बच्चों में अलामात होती हैं। खुदा न खास्ता ऐसे जो जिसको आप कह लें मिस्ड कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ या जिनका पता नहीं चला और सडनली पता चला। इवन ये बात बड़ों में होती है। आप बहुत सारी बच्चियां हैं जिनको हम प्रेगनेंसी के दौरान तशखीस करते हैं कि उनको दिल की बीमारी थी। बच्चियों की प्रेगनेंसी के दौरान? जी, जब वो खुद मां बनने वाली खुद मां बनने वाली है 25 साल की उम्र पे या 27 साल की उम्र के ऊपर आपको सडनली पता चलता है कि या तो उनको बचपन में गैंठिए का बुखार हुआ था और उनके दिल का एक वैल्व टांग है और उसके साथ उनको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, या पैदाइशी तौर पर उनके दिल के ऊपर वाले पर्दे में सुराख था जिसको हम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं और वो सडनली उस वक्त अनमास्क हुआ जब वो प्रेग्नेंट हुई। हो। अच्छा डॉक्टर साहब, अब पैदाइशी तौर पर जिन हमने दिल के सुराख का जिक्र किया, दूसरी 2-3 चीज़ों का जिक्र किया, तो ये काबिल इलाज है? किस एज में बच्चे का इलाज किया जाता है? देखिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह तमाम काबिल इलाज है। जो तो कॉम्प्लेक्स हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं कि दिल पूरा नहीं बना या दिल की शरियानें उल्टी हैं, वो तो फ़ौरन होना चाहिए। वो तो आपको नन्हे से बच्चे जी, वो तो आप 1 दिन के बच्चे में भी करते हैं, 1 हफ्ते के बच्चे में भी करते हैं, 1 महीने के बच्चे में भी करते हैं। लेकिन जो दिल के सुराख हैं, अगर सुराख बड़ा है तो जनरली ये 3 months to 1 year की एज के दरमियान हम इसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है। अगर उसका वेल्व तंग है तो आजकल मेजॉरिटी बच्चों में हम बगैर सर्जरी के, जिसको हम एंजियोप्लास्टी के जरिए कहते हैं, हम वेल्व को खोल लेते हैं, उसको हम वेल्वोप्लास्टी कहते हैं। सिमिलरली होल भी अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है और ख़ास तौर पर होल अगर दिल के ऊपर वाले चेंबर में है या एक पैदाइशी शरियान होती है जो बाज़ दफ़ा खुली रह जाती है, ये भी आजकल हम बगैर सर्जरी के एंजियोग्राफी के जरिए कर लेते हैं। ग्रेट। और चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ये जी अल्हम्दुलिल्लाह चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी हो रहा है। अब तो जब से चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम शुरू हुआ है तो ये पूरे पंजाब के तमाम जो बड़े सेंटर्स हैं वहाँ पे हो रहा है। इवन प्राइवेट सेक्टर में भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे कर रही है इनके लिए और वो ज़बरदस्त। वी रियली अप्रिशिएट। डॉक्टर साहब,
मेरा खुद भी आना हुआ एक दो दफ़ा आपके पास, लंबी कतारें होती हैं और फिर बच्चों का चेकअप। मैं तो सल्यूट पेश करती हूँ जितने भी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स हैं उनकी एफर्ट को, क्योंकि जिस कदर रश होता है उस रश में आपने पूरा दिन भी आप अपनी ड्यूटी के दौरान मरीज़ों को देख रहे होते हैं। इतना प्रेशर होता है, इतना लंबी कतारें लगी होती है और हर मरीज़ अपनी आंखों में ये उम्मीद देकर आता है कि जी उसने यहाँ से अपने बच्चे को या खुद को चेकअप करा के दवाई लेकर जानी है। सो डॉक्टर साहब, चेकअप के दौरान दवाइयाँ देना और लंबी कतार में बच्चों को चेक करना, फिर इतनी टीम होती है कि उनको फैसिलिटेट किया जा सकता है? देखिए जब से तो चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम शुरू हुआ है सीएम का, सिचुएशन चेंज हो गई है। ठीक, आई मस्ट एडमिट कि इस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले क्या होता था कि ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान से बच्चे हमारे पास आते हैं दिल की बीमारी के साथ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जिनको फौरी सर्जरी की ज़रूरत होती जी। और आपकी एक लिमिटेशन है ना, आपके पास 3 ऑपरेशन थिएटर हैं, 3 सर्जन हैं, आप एक हफ्ते में 30 ऑपरेशन कर सकते हैं। अब अगर आपके पास 60 बच्चे आ गए हैं और आप 30 का ऑपरेशन कर सकते हैं और बाकी 30 को भी ऑपरेशन की ज़रूरत है जी। और इमरजेंसी ज़रूरत है, तो बाज़ दफ़ा बहुत आप कह लें कि ज़मीर पे बोझ भी होता था जी। और आपके लिए एक एथिकल डायलेमा भी होता था कि 2 बच्चे आपके सामने, आप मुझे फैसला तो करके दिखाएं बिल्कुल कि मैं इस बच्चे का ऑपरेशन करूंगा या इस बच्चे का ऑपरेशन करूंगा। लेकिन खुदा की ज़ात का शुक्र है और मैं इसमें देखें बग़ैर किसी उसके मैं ये कहूँगा कि ये एक इतनी अल्लाह ताला की बड़ी ब्लेसिंग हुई है सीएम चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम कि अब हमें किसी बच्चे को ना नहीं करनी पड़ती। ज़बरदस्त। क्योंकि जितने बच्चे तो हम कर लेते हैं कि फ़र्ज़ किया आपके पास 60 बच्चे आ गए और 30 बच्चे आपने कर लिए, बाकी 30 बच्चों को हम सीएम चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम में डालते हैं और उन बच्चों की प्राइवेट सेटअप में उसी वक्त सर्जरी हो जाती है जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे करती है। तो इस वक्त आप कह लें कि लाहौर में चिल्ड्रंस हॉस्पिटल और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, मुल्तान में मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, फैसलाबाद में जो कार्डियोलॉजी का इंस्टीट्यूट है और पिंडी में जो कार्डियोलॉजी का इंस्टीट्यूट है, ये तो पब्लिक सेक्टर है। इसके अलावा 12 प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं जहां पे इस वक्त बच्चों की हार्ट सर्जरी हो रही है और इन 12 की 12 में अब तक 15,000 बच्चों की सर्जरी इस प्रोग्राम के तहत हो चुकी है, जिनमें से 10,000 पब्लिक सेक्टर में और 5,000 प्राइवेट सेक्टर। जबरदस्त। और ये सब के सब की जो 100% फाइनेंसिंग है ये सीएम चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में। हार्ट सर्जरी पे डॉक्टर साहब अगर मैं रफली पूछूं कितना खर्चा आ जाता है? देखिए वेरिएबल है, जो इंटरवेंशन है वो 4 से 6 लाख के दरमियान है और जो सर्जरी है वो 6 से 8 लाख के दरमियान। ठीक है। ऑब्वियसली जो पब्लिक सेक्टर में हो रही है ये तो पहले भी हो रही थी जी, लेकिन उसमें भी इन्हांसमेंट हुई है जी। अगर आप ये कहें कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हमने पिछले साल में अगर 1200 या 1300 सर्जरीज की हैं और 700 के करीब इंटरवेंशंस की हैं तो ये टोटल 2000 बनता है ना। लेकिन उससे अगर पिछले साल पे आप चले जाएं तो ये नंबर इससे तकरीबन 10 to 20% लेस था। ठीक है। तो अब चूंकि ये फैसिलिटेशन हो गई और ऑब्वियसली उसकी एक आपको सपोर्ट मिल गई तो तमाम सेंटर्स में पंजाब अक्रॉस पंजाब इसमें तकरीबन 20% पब्लिक सेक्टर में एनहांस हुआ है और जो प्राइवेट सेक्टर में 5000 बच्चे हैं ये तो पहले सारे के सारे वो बच्चे थे जो खुदा न खास्ता अगर उनकी इन टाइम ट्रीटमेंट ना होती तो कॉम्प्लिकेशंस भी होती और खुदा न खास्ता कुछ बच्चों की डेथ। डॉक्टर साहब प्रॉपर ये पेवनकारी दिल की जाती है, दिल में जो सुराख होता है ऐसी है। तो ये तो डॉक्टर साहब बहुत माहिरीन इसके लिए आप इससे अंदाजा लगा लें कि जो ये कार्डिक सर्जन बनता है, बच्चों का कार्डिक सर्जन बनता है, ये पहले जनरल सर्जन बनता है, पहले वो एमबीबीएस करता है, फिर वो जनरल सर्जन बनता है, फिर वो कार्डिक सर्जन बनता है और फिर वो बच्चों का कार्डिक। तो बाय द टाइम कि आप वहां तक पहुंचते हैं आप ऑलरेडी 10 साल की ट्रेनिंग कर चुके हो। ग्रेट। एंड सिमिलरली जो इवन कार्डियोलॉजिस्ट बनता है या इंटरवेंशनल वो पहले 4 साल बच्चों का डॉक्टर बनता है, फिर 3 साल वो बच्चों के हार्ट का डॉक्टर बनता है, तो कम से कम उसको भी 8 से 10 साल हो चुके होते हैं एमबीबीएस करने के बाद बाय द टाइम के वो स्टेज पे। और आई थिंक ये जो हम वैसे कार्डियोलॉजिस्ट देखते हैं बड़ों में जो दिल का इलाज करते हैं, बच्चों वाले ज़्यादा, क्योंकि बच्चा आपको कुछ बता नहीं सकता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डॉक्टर को खुद देखनी पड़ती हैं। बड़े तो अलामात बता देते हैं, दर्द कहाँ है, तकलीफ़ क्या है, मेडिसिन कैसे लेनी है, तो बच्चों का तो सारा कुछ एक डॉक्टर ने डिसाइड करना होता है। सर्जरी के बाद बच्चा बिल्कुल दिल नॉर्मल हो जाता है जिस तरह एक सेहतमंद इंसान का दिल होता है? देखिए 80 to 90% जो कंडीशंस हैं वो टोटली क्योरेबल। ओके। आप सुराख है बंद हो गया, बच्चा ठीक हो गया, वैल्व था तंग था खोल दिया ठीक हो गया। लेकिन ऑब्वियसली 10 to 20% ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें बच्चे का दिल पूरा नहीं बना हुआ या एक से ज़्यादा नुक्स है जिसमें उनको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और बाज़ दफ़ा एक से ज़्यादा सर्जरी की ज़रूरत होती है कि आपने एक सर्जरी पैदाइश के बाद की, फिर एक सर्जरी आपने 2 साल की उम्र पे की और एक सर्जरी आपने 5 साल या 7 साल की उम्र पे की। तो ऐसा होता है बच्चों में कि जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के साथ बच्चे आते हैं या उनमें एक से ज़्यादा दफ़ा आपको इंटरवेंशन या सर्जरी करनी पड़ती है या उनको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इसलिए एक्सक्यूज़ मी, ये बहुत ज़रूरी है कि उनका फॉलोअप।
डॉक्टर साहब, क्या आपके पास ऐसे बच्चों की भी मिसाल मौजूद है जिनकी हार्ट सर्जरी हुई और वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं किसी भी फील्ड में? बड़ा जी शानदार। बेशुमार ऐसे बच्चे हैं जी। मैं तो चूँकि अब इस फील्ड में पिछले 30 साल से हूँ, तो आप यकीन करें कि जब मेरे पेशेंट्स अपने बच्चे लेके आते हैं तो इट्स सच ए बिग आप कह लें एक्साइटमेंट एंड ब्लेसिंग। आई नो माई पेशेंट्स जो डॉक्टर्स बन चुके हैं, आई नो माई पेशेंट्स जो कि इंजीनियर बन चुके हैं, ग्रेट, पुलिस सर्विस में जा चुके हैं एंड सो ऑन। मतलब इट्स समथिंग व्हिच इज एक्सट्रीमली रिवॉर्डिंग। जबरदस्त जबरदस्त। जी, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करें, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं। हार्ट सर्जरी हुई, बच्चे की केयर क्या करनी पड़ती है? कोई खुराक में केयर के बच्चे को ये नहीं देना, ये नहीं देना, सारी ज़िंदगी के लिए आपको बच्चे को वो कहते हैं ना कि अच्छा इसका दिल कमज़ोर हो गया अब, तो बच्चों के सामने भी ये चीज़ें डिस्कस करना कि भाई इसकी एक वो प्रेशर होता है बच्चों पर भी। तो डॉक्टर साहब, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि बच्चा गिर गया है, बच्चे को कोई ऐसा ट्रॉमा आ गया है या कोई बीमारी की ऐसी एक्सट्रीम सूरत हो गई है कि उसके दोबारा दिल पे असर हो सकता है? देखिए, 2-3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। एक तो ये जो हम रिस्ट्रिक्शंस एडल्ट्स पे लगाते हैं ना, मेरी उम्र पे आके कहते हैं जी अंडा, घी, नमक, गोश्त, ये चीज़ें आपने एहतियात से, बच्चों पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। पहली तो ये क्लैरिटी है। ठीक है। बच्चों के पैदाइशी नुक्स होते हैं या अगर उनको एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ भी हुई तो ना उन पे घी की पाबंदी है, ना उन पे गोश्त की पाबंदी है, ना उन पे खाने की पाबंदी। हाँ, बाज़ बच्चे जो हार्ट फेलियर में होते हैं, आप नमक की रिस्ट्रिक्शन ज़रूर थोड़ी सी लगाते हैं, और वो भी थोड़ी सी लगाते हैं। आप उनको ऐसी मेडिसिन दे देते हैं जिससे नमक जिस्म से निकल जाए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो बच्चा खाएगा नहीं। तो एज फार एज हेल्दी डाइट इज कंसर्न, देयर आर एब्सोल्युटली नो रिस्ट्रिक्शंस किसी किस्म की। ओके। हाँ, ऑब्वियसली जो आपकी ये जंक फूड है, ये असल में एक बच्चों में नई बीमारी भी आ चुकी है। अब मैं बेशुमार बच्चे देखता हूँ बिटवीन 12 एंड 15-18 ईयर्स की एज के दरमियान, ओबेसिटी के साथ, मोटापे के साथ, ब्लड प्रेशर के साथ। अब आपने कभी सुना नहीं होगा पहले कि जी बच्चों में भी ब्लड प्रेशर होता है। बेशुमार बच्चे अब ब्लड प्रेशर के साथ आते हैं क्योंकि उनकी जो डाइटरी हैबिट्स और सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, उसने पूरे की पूरी बीमारी का वो फोकस ही चेंज कर दिया ना, कि सारा दिन बच्चा मोबाइल पे है। और मुझे दुख भी कई दफ़ा होता है कि माँ बाप से आप अगर पूछे ना तो वो कहेंगे हाँ डॉक्टर साहब, बच्चा सारा दिन भी मोबाइल पे होता है, रात को भी 2-2 बजे तक जागता रहता है। भाई आप अच्छे माँ बाप हैं। बिल्कुल। अगर आपका बच्चा सारी दिन और सारी रात मोबाइल फ़ोन पे है, उसको मोबाइल फ़ोन किसने लेके दिया है? और अगर आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे तो उसके लिए तो ये एक बहुत बड़ी वो चीज़ उसको मिल गई है ना। तो ना उसकी फिजिकल एक्टिविटी होगी, ना उसकी कोई मेंटल डेवलपमेंट होगी। तो आई थिंक इट्स ये जो ओबेसिटी और ब्लड प्रेशर वाली 2 बीमारियां जो बच्चों में अब आई हैं, आई थिंक इनकी तो प्रिवेंशन हो सकती है। बिल्कुल अगर हम थोड़ा सा ठीक है, देखिए पीयर प्रेशर होता है ना। आपने कभी कभार हफ्ते में 1-8 दफ़ा उनको आपने कोई जंक फूड, कोई पिज्ज़ा, KFC, जो भी वो खाना चाहता है बच्चा, आप उसको दे रहे हैं। लेकिन अगर वो बच्चा रोज़ाना रात को मंगवा रहा है फिर तो बहुत नुकसान, तो फिर तो वो बहुत नुकसान वाली बात है ना। और वो बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, और उससे फिर एक्वायर्ड हार्ट डिजीज होती है बच्चों में। सही। सो ये आप अपने बच्चे के लिए खुद ये प्रॉब्लम्स बेसिकली क्रिएट कर रहे हैं। और आज तो मैं खुद बहुत सारे बच्चों को देख रही हूँ, ख़ास तौर पे बच्चों में ओबेसिटी। तो मसाइल क्या पैदा हो सकते हैं? अगर हम छोटी एज से पैदाइशी तौर पर उससे आगे हम बढ़ें तो डॉक्टर साहब, बच्चों में दिल के अमराज किस तरह से प्रेजेंट करते हैं और फिर उनका इलाज कैसे किया जाता है? देखिए, जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं ना, ख़ास तौर पर जो 1 साल की उम्र के बाद वाले बच्चे हैं, उनमें 2-3 अहम बातें होती हैं। एक तो ये है कि इन बच्चों को सांस चढ़ता है। आप थोड़ा सा भी ये चलेंगे ना, और ये आपको इंडिकेशन कैसे होगी कि ये बच्चे खेलते हुए कहेंगे कि पापा मैं तो 5 मिनट बाद थक जाता हूँ, मेरे दोस्त खेलते रहते हैं, मैं बैठ जाता हूँ। तो अगर वो बैठ जाता है तो दैट मीन्स कि उस बच्चे को सांस चढ़ता है, उसको थक जाता है, इसलिए वो बाकी बच्चों से कैचअप नहीं कर पा रहा। दिल की धड़कन तेज चलना, वो आपको कहेगा कि मेरा एकदम से दिल रेस करता है पापा, और वो टक 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 आपको लगेगा कि ये दिल की धड़कन उसकी नॉर्मल नहीं है, ये वो बहुत तेज़ी से उसका दिल चल रहा है। बाज़ बच्चे नीले भी होते हैं, नीले काले होते हैं। जब वो खेल रहे होते हैं या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उनके होंठ या उनके नाखून आपको लगेगा कि नीले काले, और बाज़ की तो आपको लगेगा कि वैसे ही थोड़े से नॉर्मल नहीं है। अच्छा। और उनकी जो उंगलियां हैं, उनकी ये वाली जगह थोड़ी सी फूली हुई हो। ओके। तो अगर आपको, इसको हम क्लबिंग कहते हैं मेडिकल की जुबान में, अगर ये चीज़ आपको नज़र आती है, और फिर ऑफ कोर्स अगर बच्चा बेहोश होता है, ठीक है, किसी भी तरह से बेहोश होता है, हाँ वो बैठे बैठे होता है, खेलते हुए होता है या अदरवाइज होता है, तो ये एक बहुत बड़ी अलामत होगी। फिर एक और जो ये स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं ना, जैसे डाउन सिंड्रोम है या बाकी हैं, इनमें सिग्निफिकेंटली हायर चांस है दिल की बीमारी। आपको पता है कि डाउन सिंड्रोम 40% बच्चों में हार्ट की प्रॉब्लम होती है। तो जितने भी बच्चे डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा होते हैं,
मैं पेरेंट्स को पैगाम देना चाहूँगा कि आपको डॉक्टर ने कहा है या नहीं कहा, इन तमाम बच्चों की 100% हार्ट की इवैल्यूएशन होनी चाहिए। दे नीड टू बी सीन बाय ए कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है डॉक्टर साहब, बच्चे अगर दिल के अमराज के साथ हैं तो शक्ल शुबाहत नॉर्मल होती है या कुछ स्पीच में प्रॉब्लम होती है या उसके अलावा कोई ऐसी अलामत ज़ाहिरी तौर पर आ रही होती है कि बच्चे को लग रहा होता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, तो खुशकिस्मती से ये बच्चे मेजॉरिटी नॉर्मल होते हैं। ओके। और जो मैंने अभी बात की आपसे, कोई 5% के करीब बच्चों की जैसे डाउन सिंड्रोम है, इसी तरह की 2-3 और भी कंडीशंस होती हैं जो बच्चे अगर नॉर्मल नहीं है और सिंड्रोमिक बच्चे या स्पेशल बच्चे जिनको हम कहते हैं, उनमें डेफिनेटली रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन जो 95% बच्चे होते हैं ये बहुत ज़हीन बच्चे होते हैं, आप सरप्राइज हो जाएंगे उनको मिल के, क्योंकि न्यूरोलॉजिकली तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, उनका हार्ट का डिफेक्ट जरूर है लेकिन उनका दिमाग तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो वो बच्चे बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। सही। एक और दफा हाई ब्राइट होते हैं। जबरदस्त। एक दफा सर्जरी हो जाए, लाइफ लॉन्ग फिर आपको अपने डॉक्टर के साथ इन टच रहना पड़ता है, टाइम टू टाइम बच्चे का चेकअप कराना? सिर्फ एक आप कह लें कि मेजॉरिटी बच्चों में तो 21 ईयर्स या 18 ईयर्स की एज तक, जब तक उनकी ग्रोथ मुकम्मल है। ओके। और वो भी ईयरली या 2 ईयरली बेसिस के ऊपर हम उनको देखते हैं, अदरवाइज उनको रूटीन में चेकअप की जरूरत नहीं होती। लेकिन वो बच्चे जिनमें कोई रेजिडुअल प्रॉब्लम है कि अगर आपका हार्ट मुकम्मल रिपेयर नहीं हुआ या उनको कोई सब्सीक्वेंट सर्जरी की ज़रूरत है, फिर ऑफ कोर्स उनको लाइफ लॉन्ग फॉलो अप की ज़रूरत होती है। और ये डॉक्टर आपके बता देते हैं कि इस एज में जाके एक स्पेशल जो बात मैं करना चाह रहा था वो डेंटल हाइजीन की थी। अच्छा। ये बच्चे जिनको पैदाइशी दिल की बीमारी होती है, इनमें जब भी इन्फेक्शन हार्ट के ऊपर जाती है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स दांतों से जाती है। तो हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो रिकमेंडेशन देते हैं वो डेंटल हाइजीन की है कि इन बच्चों को अपने दांत बहुत साफ रखते हैं, क्योंकि अगर ये प्रॉपर डेंटल ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे। मेरे लिए बहुत हैरान कुन बात थी कि ये दांतों से भी ये दोबारा बिल्कुल, दांतों से इन्फेक्शन, अगर आपके दांत साफ नहीं है और अगर आपके दांतों में किसी भी तरह से इन्फेक्शन होती है तो ये आपके हार्ट पे जा सकती है। वैसे तो इन बच्चों में हम कहते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन हो तो आप फौरन प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट लें ताकि कभी भी इन्फेक्शन दिल के ऊपर ना जाए, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर दिल पे इन्फेक्शन चली जाए एक ऐसे बच्चे में जिसको पहले से दिल की बीमारी है तो वो एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, उसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको बहुत लंबा अरसा एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं, तो वो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट कंडीशन है। डॉक्टर साहब, इसमें ये भी है कि लड़कियों में ज़्यादा चांसेस होते हैं, अगर लड़का है तो उसमें कम चांसेस हो सकते हैं। देखिए कुछ बीमारियां, हाँ कुछ बीमारियां हैं जिनमें जेंडर डिफरेंसेस है, लेकिन वो दोनों तरफ हैं। ओके। कि कुछ बच्चों में ज्यादा है और बेटियों में कम है, और कुछ बेटियों में ज्यादा है और बच्चों में कम है। लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें हार्ट प्रॉब्लम की तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक हो गया। अब इसके साथ साथ यहाँ पे ये डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चे की अगर सर्जरी वगैरह करा रहे हैं, वो काउंसलिंग बड़ी मैटर करती है, पेरेंट्स की भी, क्योंकि हम कहते हैं जी सर्जरी हो गई, दवाई बीच में छोड़ दी और दवाई मुसलसल अब बहुत लंबा अरसा हो गया है, आप हकीमों की दवाई की तरफ चले जाते हैं, आप दम कराने के लिए चले जाते हैं, लोग आसपास आपको मशवरे दे रहे होते हैं, तो इस तरह के डॉक्टर साहब बिहेवियर जो है नुकसानदेह हो सकते हैं बच्चों जी, बहुत नुकसानदेह हो जाते हैं और बाज़ दफ़ा तो आपके लिए बड़ी ड्रेडफुल सिचुएशन भी बनती है। मैं मिसाल देना नहीं चाह रहा था, लेकिन एक बच्चा जिसका हमने हार्ट का वैल्व चेंज किया, और हार्ट का वैल्व अगर आपका चेंज होता है तो आपको सारी ज़िंदगी उसके बाद ब्लड थिनर पे रहना पड़ता है। ओके। तो आपको अपना ब्लड को थिन रखना होता है ताकि वो क्लॉग ना करे वैल्व। तो ऐसे बच्चों में बाज़ दफ़ा हमें ऐसी अनफॉर्चुनेट स्टोरीज़ मिलती हैं कि उन्होंने घर जाके दवाई छोड़ दी, और फिर अगर दवाई छोड़ दी तो आपको सडनली आपका हार्ट का वैल्व बंद हो सकता है, और आप खुदा न खास्ता, रिसेंटली हमारे साथ हुआ है कि एक बच्चा सुबह अपने बेड पे फौत हुआ पाया गया क्योंकि उन्होंने दवाई छोड़ दी थी। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की है कि अगर आपकी ट्रीटमेंट हो गई है और अगर कोई ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें आपको बाद में दवाई की ज़रूरत है, अगर वो आप दवाई नहीं लेते या आप उसको फॉलो नहीं करते तो खुदा न खास्ता उस ऑपरेशन का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उसका उल्टा नुकसान हो जाएगा। हम तो जिन बच्चों में वैल्व चेंज करना होता है या इस तरह की कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, पहले उनको एजुकेट करते हैं, क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये बच्चा एजुकेटेड नहीं है, इसकी फैमिली एजुकेटेड नहीं है, और बाद में ये दवाई नहीं लेंगे, तो बेसिकली तो आप एक बीमारी लेके उनको दूसरी बीमारी दे रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सो डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि सर्जरी के बाद कितना टाइम तकरीबन होता है कि डॉक्टर के साथ भी आपको इन टच रहना होता है, और उसी डॉक्टर के साथ जिसने सर्जरी की है, हम इधर उधर भी जाना शुरू कर देते हैं ना? देखिए ऐसे, हाँ, बच्चों के हार्ट में असल में दो तरह के लोग हैं, एक कार्डियोलॉजिस्ट है, एक कार्डिक सर्जन है। जहाँ तक कार्डिक सर्जन का ताल्लुक है, उसके साथ आपका जो है ना ताल्लुक सिर्फ 1 माह तक ही होता है, कि उन्होंने सर्जरी की, सर्जरी के बाद जो पहला चेकअप उन्होंने वूंड देखा, जख्म देखा, बाकी चीज़ें देखी, उसके बाद आपने कार्डियोलॉजिस्ट के साथ फॉलो करना होता है। तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट पहला महीना होता है जो आपकी प्राइमरी हीलिंग हो जाती है।
सेकेंडरी हीलिंग में 3 to 6 months लग जाते हैं। तो ये 6 महीने तो क्रूशल होते हैं ओके कि आपने 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है। उसके बाद फिर हर बीमारी में फ़र्क आ जाता है ओके कि ठीक कुछ है। में आपको साल बाद बुलाएगा, कोई 6 महीने बाद, कभी 2 साल बाद भी। लेकिन जनरली जिन बच्चों को क्यूरेटिव ट्रीटमेंट हो जाती है उनमें ऑब्वियसली फॉलो अप साल पे चला जाता है। वो फिर आपके डॉक्टर आपको जिस तरह जी, से जिस तरह कहते हैं आपको उसको फॉलो करना होता है। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन कर रहे हैं जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर मसूद सादिक हमारे साथ मौजूद हैं और हम बच्चों में दिल के अमराज के हवाले से प्रोग्राम में आज डिस्कशन कर रहे हैं। बहुत सारी मुख्तलिफ एज ग्रुप में भी हमने डिस्कस कर ली, इलाज क्या है, इलाज के बाद एहतियात क्या है। लेकिन बिल्कुल स्टार्ट पे आ जाए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि जी पैदाइशी तौर पर बच्चे में नुक्स होते हैं। तो पैदाइशी तौर पर अल्ट्रासाउंड तो माँ कराती है ना, और बहुत सारे लोग तो मैं ऐसे भी देखती हूँ कि 9 महीने कहते जी अल्ट्रासाउंड नहीं कराना, ज़रूरत नहीं है, ये नुकसानदेह होता है। अब पूरे 9 महीनों में एक आधी दफ़ा आपने बस अपनी गायनाकोलॉजिस्ट के पास चक्कर लगाया, फिर नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर साहब इसकी अहमियत क्या है? देखिए, पहली बात तो ये मिथ क्लियर करने की ज़रूरत है कि अल्ट्रासाउंड हार्मफुल नहीं है। अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं, ठीक है। और आप सोचेंगे जो बंदा अल्ट्रासाउंड कर रहा होता है, मैं खुद एकोकार्डियोग्राफर हूँ, अगर अल्ट्रासाउंड इतना हार्मफुल हो तो आप दिन में 10 अल्ट्रासाउंड करेंगे या 20 अल्ट्रासाउंड करेंगे, जबकि आप डायरेक्टली एक्सपोज्ड हैं उसमें। तो पहली बात तो ये है कि अल्ट्रासाउंड इज ए हार्मलेस मोडेलिटी। ठीक है, एब्सोल्युटली इसका कोई नुकसान नहीं है। ये अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं। ठीक है। तो साउंड वेव्स को हम सब हर वक्त फेस कर रहे होते हैं, हम अभी भी कर रहे हैं, और ये अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं, तो ये टोटली हार्मलेस है। कंफ्यूजन लोगों को होती है एक्सरे से और सीटी स्कैन से। एक्सरे और सीटी स्कैन ऑब्वियसली उसकी रेडिएशन होती है और वो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज नहीं करेंगे, लेकिन अल्ट्रासाउंड में कोई हार्म नहीं। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अल्ट्रासाउंड इज़ ए कंपल्शन। पूरी दुनिया में अब कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपका अल्ट्रासाउंड हो। ठीक है। और वो अल्ट्रासाउंड ऑब्वियसली बहुत शुरू में शुरू हो जाता है ना जी, लेकिन जब हम हार्ट की बात करते हैं, माँ के पेट में बच्चे का दिल 8 से 10 हफ्ते में मुकम्मल हो चुका है। ठीक है। तो अगर कोई भी पैदाइशी दिल का नुक्स है तो वो हम 16 to 18 वीक्स के ऊपर उसको हम फीटल एकोकार्डियोग्राम कहते हैं। ठीक है। लेकिन होता क्या है कि नॉर्मली जो आपका गायनाकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन है वो खुद या रेडियोलॉजिस्ट बच्चे को देखेंगे, वो पूरे बच्चे को ऑब्वियसली देखेंगे। ठीक है। उसमें हार्ट भी शामिल है। ठीक है। और तमाम अल्ट्रासोनोग्राफर्स की या ऑब्स्टेट्रिशियंस की ये ट्रेनिंग होती है कि उन्होंने ये जरूर देखना है कि दिल मुकम्मल बना है या नहीं बना। ओके। उसके 4 खाने मुकम्मल हैं या नहीं। ठीक है। अगर किसी भी बच्चे में आपको 4 खाने पूरे नजर नहीं आते या किसी वजह से हार्ट प्रॉपर नजर नहीं आता, तो ऐसे बच्चे का फीटल एको होना लाजमी। छोटा सा दिल होता है ना बच्चे जी, का, तो बिल्कुल उसमें भी ऐसे। 4 खाने कंप्लीट होने जरूरी होते पता हैं। चल वो तो 10 हफ्ते में मुकम्मल हो चुके हैं। अच्छा। और आप अल्ट्रासाउंड पे 12 हफ्ते पे देख सकते हैं। ठीक है, अब तो 4D अल्ट्रासाउंड आ गया। ठीक है, तो ये आप इजीली देख सकते हैं। और अगर आपको जरा सा भी डाउट है, और खास तौर पर 2-3 चीजें ना, माँ को शुगर है, ठीक इन है। बच्चों का फीटल एको जरूर होना चाहिए। ओके। आपके पहले से कोई बच्चा ऐसा है फैमिली में जिसको हार्ट प्रॉब्लम है, आपका जरूर होना चाहिए। ठीक है। आपको कोई बीमारी है, थायराइड है, कोई और ऐसी डिजीज है माँ को, तो आपका जरूर होना चाहिए। आपकी माँ को अगर पहले 3 महीने में कोई वायरल इन्फेक्शन हुई है जिसमें आप समझते हैं बच्चे के ऊपर कोई इफेक्ट हो सकता है, तो ऐसे बच्चों का तो कुछ ऐसी इंडिकेशंस हैं। ज़ाहिर है हर बच्चे को तो आप फीटल एको के लिए नहीं भेज सकते। तो ये रेडियोलॉजिस्ट की या ऑब्स्टेट्रिशियन की जिम्मेदारी होगी कि अगर उनको हार्ट में ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो उस बच्चे का फीटल एको ज़रूर होना चाहिए। और अगर ये आइडेंटिफाई हो जाता है तो फिर ऑब्वियसली आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं ना। मैं इसी तरफ आने लगी थी। और अगर माँ के पेट में ही आइडेंटिफाई हो जाए कि बच्चे के हार्ट में कोई इशू है, वहाँ से इलाज शुरू हो जाता है? जी, 3 तरह की चीज़ें मैं अब आपसे बात करूंगा। एक तो है जिसको हम रिदम प्रॉब्लम्स कहते हैं कि बच्चे के दिल की धड़कन बहुत तेज़ है जिसकी वजह से उसका हार्ट इनलार्ज हो गया, ये माँ के पेट में ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। ओके। और आप रिवर्ट कर सकते हैं उसकी उस मेडिसिन के साथ ही उस चीज़ को रिवर्ट। और जब बच्चा पैदा होता है तो वो मसला हल हो चुका था। सेकंड वो बीमारियां होती हैं जहाँ पे पहले दिन या पहले 3 दिन के अंदर बच्चे की ट्रीटमेंट मस्ट है। अच्छा। वरना तो वो बच्चा सरवाइव नहीं करता। आपने देखा होगा ना कि जी बच्चा पैदा हुआ, बच्चा नीला हुआ, फौत हो गया। आपकी माएँ भी कहती थी साया हो गया, ये हो गया, फलां हो गया। वो साया नहीं होता था, वो बच्चे को दिल की बीमारी होती थी। तो ये इसको हम क्रिटिकल कंजेंटल हार्ट डिजीज कहते हैं। तो इन बच्चों का अगर माँ के पेट में आपको पता चल जाएगा तो फिर आप उनकी डिलीवरी ही ऐसी जगह पे करेंगे जहाँ पे ये सहूलत मौजूद है। तो उन बच्चों का आप फौरन ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। और ये मेजॉरिटी बच्चे करेक्टेबल है, ऐसी बात नहीं है कि ये करेक्टेबल नहीं है। और फिर एक और रेयर चीज़ भी होती है जहाँ पे बच्चे का दिल पूरा नहीं बना, तो वहाँ पे आप माँ बाप को ये ऑप्शन दे सकते हैं
कि वो बच्चे को आगे लेके ना चले, जिसमें अबॉर्शन की ऑप्शन है ना, कि अब आपको पता है कि एक बच्चे का दिल का बायां हिस्सा नहीं बना और ये बच्चे ने बर्थ पे सर्वाइव नहीं करना, तो माँ को आप पूरे प्रोसेस से तो नहीं गुजारेंगे ना। और ये एक लीगल एंटिटी है जिसमें आप यू कैन गो फॉर अबॉर्शन। डॉक्टर साहब, मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? देखिए मैसेज तो देखिए, एक तो ये है कि बच्चों की दिल की बीमारियां का मुकम्मल इलाज मौजूद, और चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के बाद किसी भी बच्चे को किसी भी क्यू में लगने की ज़रूरत नहीं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल से एटलीस्ट ना नहीं है, ना नहीं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल से भी ना नहीं है, मुल्तान से ना नहीं है, फैसलाबाद से ना नहीं है, पिंडी से ना नहीं है, जहाँ जहाँ पे भी आप सेंटर्स मौजूद हैं। तो एक तो ये कि इसका इलाज मौजूद है। तो अगर खुदा न खास्ता आपके बच्चे को दिल की बीमारी है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल भी किसी तरह से भी आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी कॉस्ट इम्प्लीकेशंस क्या हैं। ये अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जिम्मेदारी है, ये चीफ मिनिस्टर साहिबा का प्रोग्राम है, इसके तहत आपके बच्चे की सर्जरी। डॉक्टर साहब, वो आप एक क्राइटेरिया होता है ना कि आईडी कार्ड हो, फलां हो, पता होना शुरू, वो है। देखिए तमाम बच्चों का बेफॉर्म होना लाजमी है। देखिए सिस्टम में आपने डालना है ना। हाँ, अगर बच्चा 1 महीने से छोटा है तो उसमें ज़ाहिर है अगर माँ के पास सारा चीज़ें मौजूद है और उसका ट्रीटमेंट कहीं पे ऐसी जगह पे हुआ है, उसमें कोई मसला नहीं। लेकिन अगर बच्चा 1 महीने से बड़ा है तो बेफॉर्म लाजमी है, क्योंकि उसके बगैर फिर आप सिस्टम को बाईपास नहीं करना चाहेंगे। सही। इसके अलावा कोई वैसी इसके अलावा कोई नहीं कंडीशन नहीं कि पता कराया जाए कि आप पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हर अमीर गरीब के लिए हर अमीर गरीब के लिए ये फैसिलिटी मौजूद है, लेकिन उनको सिस्टम में आना पड़ेगा। और सिस्टम में आने के लिए पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में जाना जरूरी है। वो डायरेक्ट नहीं जा सकते, वो डायरेक्ट किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकते। यानी हम किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके कहें कि जी सीएम का जो नहीं, ये जब तक आप पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में जाके पब्लिक सेक्टर के जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो जब तक नहीं देखेंगे और वो आपको रेफर करेंगे। ठीक हो गया। एक और आम तासुर मैं अक्सर सुनती हूँ, सरकारी अस्पतालों में इलाज अच्छा नहीं होता, तो बच्चे की अच्छा हार्ट सर्जरी है तो इसको प्राइवेट अस्पताल ले जाओ। तो ये जो कहते हैं डॉक्टर तो वही सरकारी अस्पतालों में भी होते हैं, प्राइवेट अस्पतालों में भी होते हैं, तो काम तो डॉक्टर नहीं करना होता है। तो ये जो मिथ है डॉक्टर साहब, इसको तोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए ये मिथ की ना 2 मेन रीजन है। एक तो ऑब्वियसली पब्लिक सेक्टर में रश बहुत होता है, ये तो आपको भी पता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो किसी भी आप पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल देखिए, आप चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के 1350 बेड हैं, इस वक्त भी एज आई स्पीक 1800 बच्चा दाखिल है। तो 1800 बच्चा अगर दाखिल है तो कई बेड्स पे 2-2 बच्चे भी होंगे, किसी बेड पे 3 बच्चे भी होंगे। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेटली, और फिर जाहिर है वो जो एक तरह की आप कह लें कि रूम की फैसिलिटी या एक्सटेंडेड फैमिली की आने जाने की फैसिलिटी, वो पब्लिक सेक्टर में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है। और सेकंड ऑब्वियसली प्राइवेट सेटअप में आपको जो बाकी आप कह लें कि वो जो होटल फैसिलिटीज मिलती हैं वो आपको पब्लिक सेक्टर में नहीं मिलती। बट इलाज पे कोई डिफरेंस नहीं है, बल्कि बहुत सारी कॉम्प्लेक्स हार्ट प्रॉब्लम्स का इलाज पब्लिक सेक्टर में ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वहां पे आपके पास प्रॉपर एक पूरी टीम होती है, सेटअप है, पूरा टीम है। तो जो कॉम्प्लेक्स, बल्कि आप देखेंगे हमारा जो पैटर्न भी है रेफरल का, उसमें मेजॉरिटी जो कॉम्प्लेक्स हार्ट प्रॉब्लम्स है उनको हम हॉस्पिटल में ही कोशिश करते हैं अकोमोडेट करने की, जो रिलेटिवली लेस कॉम्प्लिकेटेड है उनको प्राइवेट सेक्टर में रेफर करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, इन दी एंड मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, आप वाइस चांसलर हैं, ख़ास तौर पर इस यूनिवर्सिटी में आप कैसे देखते हैं स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं, उनकी बेहतरी के लिए जो काम किया जा रहा है, हमारे आने वाले स्टूडेंट्स में कितनी पोटेंशियल है, उनको हमने किस तरह से तैयार करना है, वो बर्डन जो आप लोग देख रहे हैं ये नए बच्चे देखते हैं? देखिए पहली तो बात यह है कि ये फोकस्ड यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज है। तो हमारा जो एंटायर फोकस है, हमारे साथ कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, हमारा एंटायर फोकस इज ऑन चाइल्ड हेल्थ। ओके। तो अगर हम नर्सेज तैयार कर रहे हैं तो हम बच्चों की नर्सेज तैयार कर रहे हैं, अगर हम एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स तैयार कर रहे हैं तो हम बच्चों के एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स तैयार कर रहे हैं, और अगर हम डॉक्टर्स तैयार कर रहे हैं, इस वक्त मेरे पास 18 डिसिप्लिन हैं जो कि बच्चों के कार्डियोलॉजिस्ट, बच्चों के न्यूरोलॉजिस्ट, बच्चों का न्यूरोसर्जन, बच्चों का यूरोलॉजिस्ट, बच्चों का ENT स्पेशलिस्ट, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन एंड सो ऑन। मतलब आप किसी भी बड़ों की बीमारी के बारे में सोचें तो उसका एक बच्चों का डॉक्टर भी हो। तो हमारा जो टोटल फोकस है वो इन पीडियाट्रिक सुपर स्पेशलिटीज़ के ऊपर है। बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में खा वो नर्सिंग है, एलाइड हेल्थ है, अभी हम कॉलेज ऑफ फार्मेसी खोलने जा रहे हैं इसी यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें भी हमारा फोकस ऑब्वियसली बच्चों की फार्मेसी के ऊपर होगा, क्योंकि हमारा आप कह लें हमारा मैंडेट ही यही है, हमारा एक्ट ही यही कहता है। तो डॉक्टर साहब जितने स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें साथ ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो हॉस्पिटल का विजिट करें? एब्सोल्युटली वो हमारे एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, हमारी नर्सेज, हमारे डॉक्टर्स, दे आर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल इसका कॉन्स्टिट्यूएंट
हॉस्पिटल है यूनिवर्सिटी का, Great. तो दे ऑल रोटेट थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और उनको टोटल एक्सपोजर मिलता है। बल्कि हमारी बेशुमार इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हैं। ठीक है। हमारे बच्चे ग्लासगो भी जाते हैं, हमारे बच्चे बर्मिंघम भी Great. जाते हैं, हमारे बच्चे यूएस भी जाते हैं। तो इट्स समथिंग जो कि हम ऑब्वियसली कोशिश करते हैं कि जितना भी इन बच्चों को एक्सपोजर दे सकें। जबरदस्त। We और really पोटेंशियल की appreciate- अगर आप बात करें, ट्रेमेंडस पोटेंशियल। Great, आपकी जो अगली जनरेशन आ रही है, दे हैव ए ट्रेमेंडस पोटेंशियल, और मुझे तो बहुत एतमाद है उनके ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए। हम समझते हैं जी बाहर जाके जो बच्चे पढ़ के आते हैं पता नहीं वही अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं या वही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो आपके पाकिस्तान में माशाल्लाह से बहुत टैलेंट मौजूद है। अगर डॉक्टर साहब जिनका खुद इतना एक्सपीरियंस है वो इतनी तारीफ कर रहे हैं तो फिर पीछे क्या रह जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, गुड लक, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।